Welcome back, learner, in the e-learning platform of JS College Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patel. Welcome you all. Today we would be discussing about income from house property. This is the new chapter. There are six sections. Section number 22 to section number 27 represent of income from house property. ठीक है? There section number 22 सेक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और आज ये केस में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से इनकम मतलब कौन कौन से इनकम आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेना है। ठीक है, इसका मतलब कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है और कौन सा इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है, ये आज हम प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने बोला है कि टोटल कितने सेक्शन है, देयर आर 6 सेक्शन। सेक्शन नंबर 22 टू सेक्शन नंबर 27 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। ठीक है, उसमें से हमने कुछ सेक्शन बनाए हैं, जैसे कि अभी आपको अगर इनकम टैक्स सीखना है तो इनकम टैक्स सीखने के लिए आपको सेक्शन याद होना जरूरी है। ठीक है, और सेक्शन याद रखने के लिए आपको कोई मतलब मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, वो ट्रिक्स आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि सबसे पहले बोला कि सेक्शन हम देखेंगे, टोटल 6 सेक्शन है। पहला है सेक्शन 22, यह है चार्जिंग। सेक्शन नंबर 22 ये किसके लिए, चार्जिंग सेक्शन है हमारा ये। हाउस प्रॉपर्टी का अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम चार्ज करना है तो चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कौन से सेक्शन 22 के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 23 हमारे लिए है एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एनुअल वैल्यू हम डिस्कस करती है, सभी सेक्शन हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 24 है रिलेटेड टू डिडक्शन से रिलेटेड सेक्शन नंबर 22 है। ठीक है, देन आफ्टर सेक्शन नंबर 25 हमारे लिए है, किस लिए है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। ठीक है, ये जो हमारा सेक्शन नंबर 25 है ये किसके लिए गिवन है, तो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, अरियर्स ऑफ रेंट क्या होता है, ये सब हम समझने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 26, ये हमारे लिए दिया है को ओनरशिप। ये जो सेक्शन बना है हमारे लिए किस लिए, को ओनरशिप के लिए। और लास्ट हमारा सेक्शन नंबर 27 है डीम्ड ओनर, ये किसके लिए, जो हमारा डीम्ड ओनर है उसके लिए। ठीक है, ऐसे हमारे पास टोटल 6 सेक्शन है। ये 6 सेक्शन की हम क्या करेंगे आज यहाँ पर टोटल 6 सेक्शन हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 22 चार्जिंग सेक्शन हमारा है। अभी सेक्शन नंबर 22 आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे कि समझो ये हमारा हाउस है, ये क्या हमारा हाउस है। ठीक है, ये हमारा हाउस है। ठीक, हाउस में जाने के लिए हमारे पास कुछ एक रास्ता है, जैसे कि ये ऐसा रास्ता। हाउस में जाने के लिए हमारे पास क्या है, एक रास्ता है। ठीक है, कौन सा रास्ता है, ये रास्ता। ठीक है, अगर आपको हाउस में जाना है तो ये रास्ते से गुजरना पड़ेगा। अभी मुझे बताओ ये जो रास्ता हमें दिखा रहा है कौन सा न्यूमेरिकल नंबर दिखा रहा है, तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये न्यूमेरिकल नंबर दिखा रहा है 2। ठीक है, 22 ये जो न्यूमेरिकल नंबर हमें दिखा रहा है रास्ते के सामने, तो कौन सा दिख रहा है, 22। ठीक है, यही हमारा चार्जिंग सेक्शन है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का आपको चार्जिंग सेक्शन याद रखना है तो क्या याद रखना, घर का रास्ता। क्या याद रखेंगे इसका, घर का रास्ता मतलब 22। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है। तो इस चार्जिंग सेक्शन के अंडर हमें कौन सी बातें बताई है, तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम सेक्शन चार्जिंग सेक्शन 22। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन 22 के अंदर कितनी बातें बताई गई है ये मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसने बोला है सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एनुअल वैल्यू। क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड लैंड अटैच
बिल्डिंग एंड लैंड अटैच, उसके बाद लिखेंगे हम बिल्डिंग एंड लैंड अटैच ऑफ ओनर ऑफ असेसी ऑफ ओनर, उसके बाद देखेंगे हम असेसी ऑफ ओनर, क्या शो करने वाले असेसी ऑफ ओनर, ठीक है। ओनर का मतलब होता है घर का मालिक, और लास्ट में हम देखेंगे ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी बाय business and profession carry on PGBP का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो ये चार हम हेड हमने लिखे हैं, यहाँ पर चार वैल्यूज हमने लिखे हैं। सबसे पहले वैल्यू लिखी मैं एनुअल रेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू लिखी है हमने बिल्डिंग एंड लैंड अटैच, थर्ड वन यहाँ पर लिखे असेसी ऑफ ओनर, और फोर्थ में हमने लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन PGBP। यहाँ पे चार हेड हमने लिखे, यही चार हेड को आज मैं समझाने वाला हूँ, तो अच्छे से समझ लीजिए कि कौन से हेड में क्या बताया गया है। अगर आज ये टॉपिक आपको समझ में आता है तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको कैलकुलेशन में रखनी है और कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेशन में नहीं है, ठीक है। एनुअल रेंट अभी सबसे पहले हम समझेंगे एनुअल वैल्यू, ठीक है। एनुअल वैल्यू मतलब क्या है, हमारे जो इनकम है वो टू टाइप से हमें इनकम रिसीव होती है, दो टाइप से हमें इनकम मिलती है। पहले रहती है हमारी रेंटल इनकम और दूसरी इनकम रहती है सेल्स बेसिस। दूसरी इनकम कौन सी रहती है, सेल बेस, ठीक है। हमारे पास दो तरह की इनकम आती है हाउस से, एक आती है रेंटल इनकम और दूसरी आती है सेल बेस। अभी रेंटल इनकम का मीनिंग क्या होता है, रेंटल इनकम का मीनिंग होता है कि अगर आपके पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग को आपने रेंट पर दिया रखा है तो उसमें से जो वैल्यू हमारे पास आएंगी उसको हम कहेंगे रेंटल इनकम, ठीक है। रेंटल इनकम हमारा है। अगर रेंटल इनकम हमारे पास आता है तो हमें कैलकुलेशन में लेंगे किसके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास इनकम रेंटल इनकम है तो ही हम उसको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई भी इंसान क्या करता है, अगर बिल्डिंग सेल परचेज सेल्स करता है उसमें से अगर वो इनकम जनरेट करता है तो ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नहीं आएगा, उसको जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में। कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, ठीक है। इसका मतलब एनुअल वैल्यू में हमको एक बात क्लियर कर दी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अगर रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम के अंदर अगर आपका हाउस आता है तो ही आप उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम चार्ज करेंगे। अगर वो मतलब सेल्स बेस पे आप उसके इनकम कमाते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज के अंदर कैलकुलेशन करेंगे। इसलिए हमारा पहला हेड बनेगा, पहला पॉइंट बनेगा इन दिस, ये सभी आपको लिखना है, in this head rental income, in this head rental income of the, in this head rental income of the building, in this head rental income of the building is taxable, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। कहां पर हम ये जो PGB इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सा इनकम कैलकुलेशन करेंगे, कौन सा इनकम कैलकुलेशन में आएंगे, इन दिस हेड ऑफ रेंटल इनकम। अगर हमारे पास बिल्डिंग से रेंटल इनकम होती है तो ही हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर वो सेल से इनकम आती है तो हम उसको किस हेड में कैलकुलेशन करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कैलकुलेशन करेंगे। तो नेक्स्ट इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ बिल्डिंग, इनकम फ्रॉम सेल्स ऑफ बिल्डिंग इज टैक्सेबल in the head of other sources, income from other sources, हम मैंने शॉर्ट में लिख दिया AOS,
ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में आया। ठीक है, पहला में क्या करना है, अगर हम एनुअल इनकम कमाते हैं, एनुअल वैल्यू में अगर वो हमारा रेंटल इनकम है तो ही हम उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो सेल्स बेसिस इनकम है तो उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमारा पहला चार्जिंग सेक्शन में हमें पहले बताया कि एनुअल वैल्यू का पॉइंट हमें समझे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि सबको समझ आया होगा। ठीक है, सेकंड नंबर का पॉइंट हमें बताया गया है कि बिल्डिंग एंड लैंड अटैच, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने ये होगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आपकी लैंड है, यहाँ पर आपकी क्या है, लैंड है या प्लॉट है, और इस प्लॉट के अंदर आपके पास बिल्डिंग बनाई हुई है। इस प्लॉट के अंदर आपके पास क्या बनाई है, बिल्डिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो इस केस में आपसे बिल्डिंग से भी रेंट मिल रहा है और ये लैंड से भी रेंट मिल रहा है। ये जो लैंड है सूखी पड़ी खाली पड़ी, इससे भी आपको क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। ये दोनों भी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ लैंड पड़ी है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लैंड पड़ी है, इस पे कोई भी बिल्डिंग बनी नहीं है। यहाँ से भी हम इनकम जनरेट करेंगे, पर इनकम जनरेट करने के बाद ये इनकम, रेंटल इनकम, ये किस हेड में कैलकुलेशन होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि सेक्शन नंबर 22 के अंदर कहा गया है कि आपके पास अगर बिल्डिंग होती है, बंगला होता है, तो ही वो इनकम हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगी। अदरवाइज वो जो अकेले हमारे पास लैंड पड़ी है, तो लैंड हमने रेंट पे दिया है तो आपका इनकम तो है, पर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं गिना जाएगा। वो इनकम आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का इनकम गिना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि बिल्डिंग के साथ अगर लैंड अटैच है, बिल्डिंग के साथ अगर लैंड अटैच है तो वो हमारा बिल्डिंग प्लस लैंड का इनकम हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या टैक्सेबल होगा। ठीक है, उसका हम टैक्स करेंगे क्योंकि वो इनकम हमारी रहेगी। ठीक है, पर सेपरेट अगर हमारे पास बिल्डिंग होती है, सेपरेट अगर हमारे पास लैंड होती है, तो ये सेपरेट लैंड, बिल्डिंग नहीं प्लॉट होता है या कोई भी लैंड होती है, तो उसका जो रेंट हमें मिलेगा तो हम कौन से हेड में कैलकुलेट टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपको ये तो ध्यान में नहीं रखना है, आपको एक ही ध्यान में रखना है कि कौन सी इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करने वाले हैं और कौन सी इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करने वाले नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमने बताया सेकंड पॉइंट में, पॉइंट नंबर सेकंड में हमने बताया कि इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, इनकम फ्रॉम वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ब्रैकेट में नो बिल्डिंग, ठीक है, इज टैक्सेबल ऑफ अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसका कैलकुलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया। ठीक है, अगर आपके पास बिल्डिंग के साथ लैंड है तो उस लैंड का इनकम हम कहाँ पर टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। बट हमारे पास सिर्फ क्या है, सेपरेट लैंड है, तो उसका इनकम हम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट बताता है। कौन बता रहा है, ये सब चार्जिंग सेक्शन 22 के अंदर बताए हुए पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हमें बताया, गिवन है, थर्ड पॉइंट में हमें बताया है कि असेसी ऑफ ओनर। क्या है, असेसी ऑफ ओनर। इसका मतलब अगर वो असेसी है तो वो बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए, टेनेंट नहीं होना चाहिए, ओनर। अभी टेनेंट क्या है और ओनर क्या है, ये हम अभी समझा लेते हैं। कि जैसे कि मैंने बोला एक ए पर्सन है, कौन है, ए पर्सन। ये पर्सन के पास एक बिल्डिंग है, वो इसका क्या है, ओनर है, वो उसका क्या है, ओनर है। ठीक है, ये बिल्डिंग ए ने क्या किया, बी को रेंट पर दी है, बी को क्या किया, रेंट पर गिवन है। ठीक है, इसको हम कहेंगे लेट आउट, इसको हम क्या कहेंगे, लेट आउट। किसने किसको दी, बी, ए ने बी को क्या कर दी, लेट आउट कर दी। इसका मतलब बी ए को क्या दे रहा, रेंट दे रहा। बी ए को क्या कर रहा, रेंट दे रहा। ठीक है, अगर वो रेंट दे रहा तो ये इनकम हमारे किस में कैलकुलेट होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगी। क्यों,
क्योंकि ये जो ए पर्सन है ये हमारे पास क्या है, ओनर है। इसका मतलब सेक्शन नंबर 22 के अंदर पहले क्लियर कर दिया है कि अगर आप बिल्डिंग के ओनर है तो ही वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके अंदर है, मतलब उस हेड के अंदर आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप इसके ओनर नहीं है तो आप उसको कहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे एग्जांपल में। क्या कहा मैंने पहले, एक पर्सन है, ओनर है, ठीक है। ए ने क्या किया, बी को क्या कर दिया, रेंट पर एक बिल्डिंग दे दी, लेट आउट कर दी। तो बी क्या कर रहा है, ए को रेंट दे रहा है, तो इस ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा, टेनेंट। इसको कहेंगे हम टेनेंट, इसको हम कहेंगे टेनेंट। अभी बी ने क्या कर दिया, यही बिल्डिंग सी को रेंट पर दे दी। क्या किया, सी को रेंट पर दे दिया। अभी ये बिजनेस का ओनर है, हाउस का ओनर है क्या, नहीं, ये कौन है, एक टेनेंट है, ठीक है। तो इस हेड में अगर सी इसको क्या दे रहा है, रेंट दे रहा है, ठीक है, रेंटल इनकम दे रहा है, तो बी क्या करेगा, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं करेगा, वो उसको कैलकुलेशन करेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस का ओनर नहीं है, ठीक है। बिजनेस मतलब बिल्डिंग का ओनर नहीं है। अगर वो बिल्डिंग का ओनर होता है तो ये उसके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अगर वो मतलब बिल्डिंग का ओनर नहीं है, उससे इनकम कमा रहा है, वो उसके अदर सोर्सेज का इनकम होता है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो तीसरे पॉइंट में हमने क्या सीखा, तीसरे पॉइंट में हमने कहा कि असेसी हो तो अगर वो ओनर है तो ही उसका इनकम हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो टेनेंट है और टेनेंट ने सब टेनेंट को अगर बिल्डिंग रेंट पर देती है तो उस केस में हमें क्या करेंगे, उसको जो इनकम रहेगा वो अदर सोर्सेज में कैलकुलेट करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसका मतलब थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस, इसको हम सबलेटिंग हाउस कहेंगे। क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस। सबलेटिंग हाउस का मतलब रेंट पर लिया और रेंट पर दिया, ठीक है। मैंने आपसे रेंट पर लिया और मैंने दूसरे को रेंट पर दे दिया, इस केस को कहा जाता है सबलेटिंग। तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। It is taxable under the head of income from other sources, ठीक है। किस हेड में कैलकुलेशन होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास कि फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन पीजीबीपी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग आप खुद के बिजनेस के लिए या खुद के प्रोफेशन के लिए अगर आप क्या करते हो, उसका यूज करते हो, तो भी वो इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण अच्छा सा आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। नीचे के जो फ्लोर थे आपने क्या कर दिया, आपके खुद के घर में एक अच्छा सा दुकान बना दिया और वो दुकान से हमें क्या कर दिया, वो जो रूम था वो दुकान के लिए यूज करना शुरू कर दिया। अभी दुकान आपका क्या है, बिजनेस वाला पर्पस है। या आपके पास एक आपका जो भाई है वो सीए बनकर आया है, सीए बनकर आने के बाद उसने क्या किया, घर पे नीचे में ऑफिस खोल दिया, ठीक है। इसका मतलब आप वो बिल्डिंग, वो जो स्पेस है वो दूसरे को रेंट पर दे रहे हैं क्या, नहीं, ठीक है। अगर वो दूसरे को रेंट पर नहीं दे रहे तो आपको इसके इनकम भी जनरेट नहीं होगी। और उसका जो पर्पस क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला पर्पस है, तो ये भी इनकम हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। वो इनकम कैलकुलेट होगा पीजीबीपी, जिसका मतलब है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। उसके लिए हम एक उदाहरण लेता हूँ, वो भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इस केस में 2 बातें आपको सीखनी है, एक होता है डायरेक्ट यूज और दूसरा होता है इनडायरेक्ट यूज। अब ये डायरेक्ट यूज क्या है और इनडायरेक्ट यूज क्या है, ये समझने के लिए अभी डायरेक्ट यूज तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। जो मैंने अभी एग्जांपल बोला वो क्या है, डायरेक्ट यूज का है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आपने क्या कहे थे, नीचे के जो फ्लोर थे वो एक अपने भाई के लिए बिजनेस करने के दे दिया और एक दूसरे भाई के लिए प्रोफेशन के लिए अपने दे दिए, ठीक है। ये जो यूज है ये डायरेक्ट यूज है, ठीक है, इनडायरेक्ट यूज नहीं है। अभी क्या हो रहा है, ये इनकम तो आपको समझ में आ जाएगी और ये जल्दी समझ ही जाते हैं कि हाउस जहां पर
आप रहते हो या आपका जो हाउस है रहते भी हो या नहीं भी रहते हो, आपने क्या कर दिया अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए यूज किया तो आपकी इनकम हो जाती है। अगर इनडायरेक्ट यूज में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट यूज में अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपकी कोई एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री के अंदर छोटे छोटे रेसिडेंटल आपने क्या कर दिए, क्वार्टर बना दिए, किसके लिए, जो वहां वर्कर काम करते हैं उस वर्कर के लिए, क्योंकि फैक्ट्री शहर के दूर है, ठीक है। इस केस में अगर आपको जो भी इनकम जनरेट होगी तो वो किस हेड में जनरेट होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका मतलब है पीजीबीपी। इसके अंदर प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन, ठीक है। तो इस हेड में कैलकुलेट होंगे। इसका उदाहरण अच्छे से समझ लीजिए कि सेवाग्राम में आपका एक फैक्ट्री है, ठीक है। सेवाग्राम में फैक्ट्री होने के कारण आप क्या कर रहे हैं, वर्धा से सेवाग्राम में जाने के लिए वो एम्प्लॉय को तकलीफ हो रही है, तो आपने क्या कर दिया, फैक्ट्री के अंदर ही 2-4 क्वार्टर बना दिए, ठीक है। और 2-4 क्वार्टर बनाने के बाद जो भी इनकम आपकी जनरेट होगी वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जनरेट होगी क्या, नहीं, उसको हम कैलकुलेशन करेंगे पीजीबीपी के अंदर, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चार्जिंग सेक्शन बताता है। जो 4 पॉइंट आज हमने सीखे थे उस केस में, तो सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, वो हमारी रेंटल इनकम होनी चाहिए, ठीक है, सेल्स बेसिस वाली इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर उसके बिल्डिंग से अटैच लैंड है तो ही हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगा। अगर वो सेपरेट लैंड है तो हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होगा। तीसरी हेड में बताया गया कि अगर वो बिल्डिंग का ओनर है तो ही आपका वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट होगा, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम कहां पर जाएगा, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में कैलकुलेट होगा। और फोर्थ पॉइंट पे हमने बताया कि जो भी हमारी यूज है, एक डायरेक्ट यूज है और इनडायरेक्ट यूज है, मतलब जो भी पर्पस है, पर्पस किस केस के लिए है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए अगर वो कैरी ऑन होते हैं, ठीक है, वो यूज में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट यूज और इनडायरेक्ट यूज दोनों भी यूज मैंने बताया। डायरेक्ट यूज में मैंने कहा है कि आपको कि अगर आपका इनकम डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये मतलब जो भी आपकी बिल्डिंग हो डायरेक्टली आपको दिख रही है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका कोई हाउस नहीं है, यहाँ पर कोई हाउस है क्या, नहीं, पर एक फैक्ट्री के अंदर आपने छोटे छोटे रेसिडेंशियल क्वार्टर बना दिए और वो रेसिडेंशियल क्वार्टर आपने एम्प्लॉय को दे दिए, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो भी हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चार्जिंग सेक्शन 22 के अंदर 4 बातें आज सीखी है। हमारा पहला चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ लिया है, ठीक है, चार्जिंग सेक्शन 22, ठीक है। इसको कैसे याद रखना ये भी मैंने बताया और ये 4 बातें हमने बता दी थी, ठीक है। तो चौथे हेड में हमने बताया कि जो भी हमारी इनकम है, इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर कैलकुलेशन होगी, वो इनकम हमारी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेट नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज हमारा चार्जिंग सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सेक्शन नंबर 23 और सेक्शन नंबर 24 ये साथ में पढ़ेंगे, एनुअल वैल्यू और डिडक्शन। इसका मतलब हम कल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे मैं आपको समझाऊंगा कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, वो शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊं, ठीक है। अगर आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ते हो और 1 बाय 1 एक वीडियो देखते हो तो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर या इनकम टैक्स में कोई भी चैप्टर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं, ओके। तो आपको एक ही काम करना है, जो भी वीडियो जब भी आता है तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो। इसके पहले मैंने 2 वीडियो डाले, ठीक है। पहले वीडियो में मैंने आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होता है उस बारे में जानकारी दी है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि उसके सेक्शन जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, उसके बारे में हमने बता दिया। चलो आज उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की। तो सबसे पहले हमने कहा था असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस ईयर के अंदर कमाया हुआ इनकम पर टैक्स लगाते हैं, तो उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर करते हैं। प्रीवियस ईयर किसको कहते हैं, जिस ईयर के अंदर हम क्या करते हैं, इनकम अर्न करते हैं, इनकम कमाते हैं, उस ईयर को हम क्या कहते हैं, तो उस ईयर को हमें कहा जाता है क्या कहा जाता है, तो उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सन के डेफिनेशन में हम 7 पॉइंट देखे थे, जैसे कि पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्टली हमने देखा पर्सन में कि
वो जो पर्सन है इंडिविजुअल होना चाहिए, फर्म होनी चाहिए, उसके बाद कंपनी होनी चाहिए, एसोसिएट ऑफ पर्सन होना चाहिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, ये सब बातें हमने की। जुडिशियल पर्सन होना चाहिए, ये सब बातें हमने पर्सन के डेफिनेशन में भी देखी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था। उसमें टोटल 5 हेड थे, उसमें से 3 हेड मैंने ये भी बताया था, उसमें से 3 हेड हमको इस साल इनकम टैक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन से 5 हेड थे? सबसे पहला था इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड हेड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड हेड था इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ हेड था इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फिफ्थ हेड था हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ऐसे हमारे कुछ हेड थे और उसके सेक्शन भी हमने याद करने के लिए बोला था। तो यहाँ का लेक्चर हमारा आज यहीं पे मैं स्टॉप करता हूँ। कल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ इस वीडियो लेक्चर में जुड़ेंगे और कल आपको शानदार ट्रिक्स में बताऊंगा कि उसको आपको कैसे ध्यान में रखना है। कोई भी चीज यहाँ पे याद रखनी नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, मैं आपको इजीली ट्रिक्स बताऊंगा, आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम जो भी पोर्शन है कल शुरू करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। थैंक यू।